हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। आज ये वीडियो जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यानी आज हम भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित जो बड़े बदलाव किए गए हैं, जो मेजर चेंजेस किए गए हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको क्विकली मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, जहां हम आपको जो है कुछ हाइलाइटेड और जो मेजर चेंजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, शिक्षा किसी भी देश के लिए, देश के सिटीजन्स के लिए और वहाँ की गवर्नेंस के लिए एक बहुत ही अहम विषय होता है, जिसके डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत से स्टेप या प्रयास किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं ये कि ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, ये भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जबकि पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 1968 में आई थी। दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी, जिसमें अमेंडमेंट किए गए थे 1992 में। और अब ये 29 ऑफ जुलाई को यानी कि 34 सालों बाद 34 ईयर के बाद आपके पास भारत की अब आई है तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसका मसौदा भारत के पूर्व इसरो के प्रेसिडेंट के कस्तूरी रंगन ने तैयार किया था, जिसके बहुत पहले से ही सुझाव पब्लिक से मांगे गए थे और अब उसे एक स्वरूप दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें बदलाव में अगर हम शुरुआत की बात करें तो अब एमएचआरडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। और इस पे जो भी एक्सपेंसेस या फाइनेंशियल रिसोर्सेस का एक्सपेंडिचर होगा, वो भारत की जीडीपी का होगा 6%। जी हाँ फ्रेंड्स, अब भारत की जीडीपी का 6% जो है शिक्षा पे एक्सपेंड करने का एक रिकमेंडेड दी गई है एनईपी 2020 में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके मेजर चेंजेस में, आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस वीडियो में देखिए दो तरीके से डिवाइडेशन किया है। एक स्कूल एजुकेशंस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और दूसरा है हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो हुआ है 10+2 के स्ट्रक्चर को अब समाप्त कर दिया गया है। अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट में आपकी एजुकेशन स्ट्रक्चर होगा। चलिए बहुत ही आसान सी भाषा में समझ लेते हैं कि 5+3+4 3+4 का कॉन्सेप्ट है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास पॉइंट नंबर 1 लिखा है कि फाउंडेशन स्टेज, यानी कि आपकी 5 ईयर तक, यानी बच्चों की अब 5 साल की उम्र तक उसको कहा गया है फाउंडेशन स्टेज। और इस 5 साल की उम्र को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में, यानी कि एक 3 साल में और दूसरा 2 साल में। यानी कि अब जो सरकारी स्कूलों में जो एडमिशन होंगे वो होंगे 3 साल की ही उम्र पर, और इसे हम क्या कहेंगे, प्री प्राइमरी स्कूलिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे हम कहेंगे प्री प्राइमरी स्कूलिंग, जिससे रिलेटेड इसकी शिक्षा दीक्षा भारत में आंगनवाड़ी के द्वारा आपको या बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी। और उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद जब 2 साल रहेंगे तो फिर वहाँ क्लास 1 एंड क्लास 2 में आपका एडमिशन होगा। ठीक, यानी 5 ईयर तक ये स्टेज समझ लीजिए, ये फर्स्ट स्टेज 5 ईयर तक होगी बच्चों की, जिसमें 3 ईयर तक आपको एडमिशन जो है 3 ईयर में दिया जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। अब वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में 3 ईयर से ही पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इसको समझे तो इस ग्राफ में देखिए फ्रेंड्स, जो 10+2 का स्ट्रक्चर था उसमें जो है पहले गवर्नमेंट स्कूल में 5 ईयर की एज में एडमिशन होते थे, वो भी क्लास 1 में, प्री प्राइमरी नहीं होती थी। अब क्या है, उस
एक ये नया जो है स्ट्रक्चर है आपके पास 5+3, तो 5 ईयर में 3 ईयर प्री प्राइमरी के हैं, फिर 2 ईयर क्लास 1 एंड 2 के हैं। फिर दूसरी स्टेज आपके पास आएगी प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें जो है 3 साल की पढ़ाई होगी, ठीक है। ये जो 3 ईयर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें 3 साल की पढ़ाई होगी क्लास 3 टू 5। उसके बाद की जो स्टेज है वो है मिडिल स्टेज, यानी माध्यमिक शिक्षा, और आपको माध्यमिक शिक्षा या मिडिल स्टेज भी 3 साल के लिए प्रोवाइड की जाएगी, और ये होगी क्लास 6 टू 8 के लिए। और उसके बाद 4th स्टेज आपकी रहेगी सेकेंडरी स्टेज, जिसमें आपकी 4th ईयर की पढ़ाई होगी, यानी इसमें 4 साल की पढ़ाई होगी, और 4 साल यानी कि क्लास 9th टू 12, यानी क्लास 9 टू 12 इसमें 4 ईयर तक स्टडी की जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, जरा इस ग्राफ के द्वारा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जो पुराना प्रीवियस जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो था 10+2 का, यानी कि 10+2 में देखिए ये जो 3 ईयर, ये जो देखिए ब्लैंक जो बॉक्स देख रहे हैं, 3 ईयर में स्टूडेंट्स की कोई भी एजुकेशन पहले नहीं होती थी। 5 ईयर की ही जो उम्र में क्लास 1 से स्टूडेंट्स के एडमिशन प्राइमरी में होते थे, लेकिन अब क्या किया गया है, 3 ईयर जो है आंगनबाड़ी के द्वारा उन्हें जो है प्रशिक्षित व शिक्षित किया जाएगा। फिर उसके बाद 2 साल में क्लास 1 एंड क्लास 2, तो यही 3+2 ईयर को हम कहते हैं 5 प्लस, अब देखिए 5 ईयर कहते हैं, फिर 3 मतलब 3 ईयर में आपको क्या करना है, क्लास 3 टू 5 की पढ़ाई करनी है। ऐसे ही थी क्लास क्लास 6 टू 8 3 ईयर, एंड 4th ईयर आपको करना है क्लास 9 टू 12। आई होप स्टूडेंट्स आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ जो एक्सपेंशन ऑफ एज ग्रुप है वो चेंज हो गया है, यानी कि अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बात करें, तो पहले देखिए प्रीवियस, अगर हम बात करें प्रीवियस की, तो पूरे भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान राज्य सरकारों का होता था। अब इस एज को बढ़ाकर 3 से 18 साल कर दिया गया है। 3 से 18 साल कर दिया गया है। अब देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 यानी अनुच्छेद 45 में, जो कि भाग 4 में आता है, ये स्टेट्स को कहता है कि राज्य भारत में 6 से 14 उम्र के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेंगे। ये डीपीएफसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आता है, जो आर्टिकल 36 टू 51 में काउंट होते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि विल देयर बी विल बी बोर्ड एग्जाम, क्या बोर्ड एग्जाम अब आगे होंगे या नहीं? तो देखिए आंसर है यस, होंगे, लेकिन उनकी अहमियत को अब या उसके वेटेज को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। अब 1 साल में जो है 2 चांस आपको मिलेंगे, यानी 2 बार आपको बोर्ड एग्जाम कराए जाएंगे, जिसमें अगर एक बार आपका स्कोर अगर जो है खराब होता है, तो आप दूसरे चांस में अपने इस स्कोर को क्या करेंगे, इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि अब क्या है कि कॉन्सेप्ट और नॉलेज का प्रैक्टिकल यूज करने पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि चॉइस ऑफ सब्जेक्ट टू स्टूडेंट्स, यानी कि पहले क्या होता था, अगर हम 10+2 के स्ट्रक्चर की बात करें, तो वहाँ देखिए कि आपको एक कॉमन पढ़ाई होती थी 10 क्लास 10th तक। उसके बाद क्लास 10th में 11 में आके आप अपने सब्जेक्ट्स का जो है प्रेफरेंसेस चॉइस करते थे। लेकिन यहाँ क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ क्लास जो है 9th से ही आपके पास ऑप्शन हो जाएगा कि आप अपने सब्जेक्ट की प्रेफरेंसेस को चूज कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, जिस जिस तरीके से पहले जो है क्लासिफिकेशंस किया जाता है, क्या था कि आर्ट साइड, साइंस साइड, कॉमर्स, अब इस क्लासिफिकेशंस को खत्म कर दिया गया है। यानी अब नो हार्ड कोर सेपरेशन, अब सभी को इंटर रिलेटेड किया जाएगा, और सारे सब्जेक्ट और आपकी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि ये जो चेंजेस हैं, ये जो मेजर चेंजेस हैं वो कब तक लागू हो जाएंगे। तो इसके लिए देखिए इस नेशनल पॉलिसी में
जो टारगेट सेट किया गया है वो है 2022 से 23, यानी 2022 से 23 जितने भी ये मेजर चेंजेस या बदलाव हैं वो लागू हो जाएंगे। और इनके करिकुलम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एंड एजुकेशन, लेकिन अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे दिया गया है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी ने इस पे काम स्टार्ट भी कर दिया है। अब एनसीईआरटी क्लास के लिए सिलेबस जो है प्रिपेयर करेगा। आगे फ्रेंड्स देखते हैं कि कुछ एमएचआरडी यानी शिक्षा मंत्रालय ने कुछ गोल डिसाइड किए हैं कि अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल बाय 2020। 2025 तक प्राइमरी स्कूल में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसको 100% करने का गोल 2025 तक रखा गया है। और जो प्राइमरी स्कूल्स में जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है वो 30:1 किया गया है, यानी 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर होना चाहिए। और टीचर की ही ट्रेनिंग के लिए, उनकी हाई क्वालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, उनमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो है दीक्षा प्रोग्राम चलाया जाएगा, जो कि अभी लागू भी हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि कुछ जो है एनईपी में टारगेट सेट किए गए हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियोज के, जिसको 2035 तक आपको अचीव करना है। यानी अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है कि हमें सेकेंडरी स्कूल का जो ग्रॉस रेशियो है वो 100% करना है, ठीक है। जबकि अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो क्लास 11th एंड 12th का जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो है 56.5। ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। सपोज कर लेते हैं कि एज 5 के अगर जो कुल चिल्ड्रन है वो है 1000। अब उन 1000 में सभी चिल्ड्रन ने तो स्कूल में एडमिशन नहीं लिया होगा, तो सपोज करते हैं कि उन 1000 में 900 स्टूडेंट्स ने स्कूल में एडमिशन लिया, तो आपका ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हो जाएगा 90%। ऐसे ही यही जीईआर रेशियो को हायर एजुकेशन में जो है 50% का टारगेट रखा गया है 2035 तक, जो कि वर्तमान समय में 26.3 है। देखिए कितना कम रेशियो है, यानी कि यहाँ तक आते आते बहुत से स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर देते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स की जो है पढ़ाई छूट जाती है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज पे कि भाषा से संबंधित क्या बदलाव किए गए हैं। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा से रिलेटेड मातृभाषा या लोकल भाषा या क्षेत्रीय भाषा, यानी कि मदर टंग, लोकल लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और एग्जैक्ट जो वर्ड लिखा गया है वो है कि वेरेवर इज पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड until at least grade 5 but preferably till grade 8 and beyond will be the home language, mother tongue, local language और regional language। यानी कि क्लास 5 तक, जो ग्रेड 5 तक आपको मातृभाषा में ही बच्चों को शिक्षित करना है, और हो सके अगर पॉसिबल हो तो आप उसके आगे भी मातृभाषा में ही बच्चों को शिक्षित करें। इसके पीछे बहुत सी रिसर्च आई और उन्होंने कंक्लूजन दिया कि मातृभाषा में अगर कोई भी चीज़ बच्चों को समझाई जाती है तो वो बहुत ही क्विकली और बहुत ही जल्दी से उसको समझ लेते हैं। देखिए वेयर, यहाँ जो वर्ड का एनईपी में जो यूज़ किया गया है वो है वेयर एवर पॉसिबल। अब आपको बता दें फ्रेंड्स कि वेयर एवर पॉसिबल यानी कि ये मैंडेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान में अगर हम 7वीं अनुसूची में बात करें तो 3 सब्जेक्ट्स हैं, राज्य सूची के, संघ सूची के, समवर्ती सूची के। राज्य सूची के जो सब्जेक्ट होते हैं उस पे स्टेट्स यानी राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन जो कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उन पे केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो राज्यों की अपनी अपनी अलग है, क्योंकि भारत जो है
बहुत ही ये भारत में विविधता में एकता है। यानी साउथ में देखिए अलग लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो मातृभाषा में अगर पढ़ाई जो है की जाएगी, जिस तरीके से अगर उदाहरण हम आपको दें कि आंध्र प्रदेश ने अभी हालिया अपने यहाँ एक जो है अमेंडमेंट किया और उसने सरकारी स्कूलों में, सभी सरकारी स्कूलों में अपने यहाँ इंग्लिश भाषा को अनिवार्य कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बताते हैं कि आपको कि कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस होगी। तो एनईपी 2020 में ये कहा गया है कि पूरे भारत में कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय में अगर आपको जो है एडमिशन लेना है, तो उसके लिए एक टेस्ट होगा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्ट कराएगा, जिसका नाम होगा सीईई यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ सजेशन है एनईपी में, उसका जरूरी नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटीज इसको फॉलो करें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, ये तो थी हमारी स्कूल एजुकेशनल पे। अब हम बात करते हैं हमारे हायर एजुकेशनल्स पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, चलिए एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अब जितनी भी रेगुलेशन जो बॉडी थी, यानी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या मेडिकल से रिलेटेड जो भी बॉडी थी रेगुलेट करती थी लोगों को, या लीगल एजुकेशनल से रिलेटेड जो बॉडी थी, अब उन सभी को समाप्त कर दिया जाएगा। ओवरऑल एक बॉडी हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए बनेगी, उसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। जी हाँ फ्रेंड्स, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से सिर्फ एक ही रेगुलेशन बॉडी इस्टेब्लिश की जाएगी जो इन सबको रेगुलेट करेगी। ओके, और ये कोशिश की जा रही है, ये टारगेट सेट किए गए हैं कि 15 सालों तक जो है, अब जितने भी कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, उनको अब एफिलिएशन से क्या किया जाए, मुक्त किया जाए, जिससे कि जो भी कॉलेजेस हैं वो ऑटोनॉमी उनमें आ सके, वो अपने नए नए कोर्सेज लॉन्च कर सकें, अपने डिसीजंस ले सकें और इनोवेशन क्रिएशंस को अडॉप्ट कर सकें। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं हम 4 ईयर कोर्सेज प्लान की। क्या मेजर चेंज किए गए हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। इसमें सबसे बड़ा जो मेजर चेंजेस है वो है मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। अब ये मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन यानी कि आपके पास मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है। चलिए फ्रेंड्स, इस मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन को समझते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर आपने एडमिशन लिया, और अब क्या ये प्रोग्राम एक तो 4 ईयर का होगा, ये बात पहले जान लीजिए। अब आपने एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर तक आपने पढ़ाई की, तो फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करने के बाद अगर आपने उस पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया, तो पहले क्या होता था कि आपका ग्रेजुएशन पूरा नहीं माना जाता था। लेकिन अब अगर आपने फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई की, तो आपको उस सब्जेक्ट का, जैसे आपने हिस्ट्री से फर्स्ट ईयर या कॉमर्स से फर्स्ट ईयर किया, तो जो है ग्रेजुएशन किया, तो आपने अगर फर्स्ट ईयर पढ़ाई कंप्लीट कर ली, तो आपको उस कॉमर्स का या हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने ये चीज़ की है। उसके बाद अगर वही चीज़ अगर आप 2 साल तक करते हैं और 2 साल बाद अगर आपकी जो है एजुकेशन छोड़ दें किसी भी कारण से, तो आपको उसमें एक एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। यही चीज़ अगर 3 साल में करते हैं, तो फिर क्या होगा कि बैचलर डिग्री मिल जाएगी, और ये जो यूजी है वो 4 साल का होगा, और 4 साल पूरे कंप्लीट करने के बाद आपको बैचलर डिग्री विद रिसर्च के साथ मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को अब क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरीज या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस स्टेप जो किए जाएंगे, स्टैब्लिश किए जाएंगे, और उनका टारगेट रखा गया है 2040 तक। यानी कि अब ऐसे कॉलेजेस या ऐसे यूनिवर्सिटीज़ नहीं होंगी जिनमें स्पेसिफिक किसी एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। जैसे कॉमर्स के लिए कोई कॉलेज हो गया तो सिर्फ कॉमर्स का, हिस्ट्री के लिए हो गया तो सिर्फ हिस्ट्री का, ऐसा नहीं होगा। अब एक कॉलेज में या एक यूनिवर्सिटीज़ में मल्टी डिसिप्लिनरी जो है सब्जेक्ट्स होंगे, यानी सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और ये रिकमेंडेशन की गई है कि जो है एवरी डिस्ट्रिक्ट यानी प्रत्येक जिले में
कम से कम एक यूनिवर्सिटी या जिले के नज़दीक एक यूनिवर्सिटी की स्थापना ज़रूर की जाएगी। और जो चेंजेस आप देख रहे हैं कि एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या करेगा? ये आपके स्कोर को डिजिटली स्टोर करेगा। यानी कि जो भी आपने पढ़ाई की, सपोज करते हैं कि आपकी उम्र थी, आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन 2 साल तक किया और उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद आप 10 साल के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आपकी ये स्कोर जो हैं ये एकेडमिक बैंक में जो है डिपॉजिट रहेंगे, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करें कि मास्टर ऑफ फिलॉसफी यानी एमफिल। पहले क्या होता था कि हम बीए कर लेते थे यानी ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट, फिर उसके बाद पीजी कर लेते थे। पीजी करने के बाद फिर इसके ये होता था कि एमफिल और या पीएचडी होती थी। पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी है कि मास्टर डिग्री विथ नेट होना चाहिए और उसी के बीच 2 साल का एक रिसर्च का कोर्स होता था एमफिल, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। क्यों समाप्त कर दिया है फ्रेंड्स? तो मैंने आपको यहाँ बताया है कि अब अगर 4th ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो होगी बैचलर डिग्री विद रिसर्च। इसीलिए इसको अब यहाँ समाप्त कर दिया गया है, इसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। ओके, और ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज का 0.6% जीडीपी पे है, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि अब हम शिक्षा में टेक्नोलॉजी के यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे और जिसको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी एस्टेब्लिश होगी जिसका नाम होगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ये एस्टेब्लिशमेंट बॉडी की जाएगी जो टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट, एजुकेशनल प्लानिंग पे और उसके रेगुलेशंस पे पूरा कंसंट्रेट करेगी। यहाँ ऑनलाइन जितनी भी क्लासेस या जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके यूजेस को अब बढ़ाया जाएगा। दिव्यांग फ्रेंडली सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएंगे। ई कंटेंट इन वेरियस लैंग्वेज भी डेवलप किए जाएंगे और 21st की सेंचुरी की जो भी चैलेंजेस हैं उनका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा और वर्चुअल लैब, वर्चुअल क्लासेस डेवलप करने के साथ-साथ ऑनलाइन असेसमेंट और एग्जामिनेशंस पर भी जोर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर गिव अप।